एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो ये अभी हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एक लेक्चर हो चुका है, ठीक है। तो ये सेकंड लेक्चर है। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या क्या डिस्कस किए थे वो थोड़ा सा आपको बता देते हैं। तो जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हम लोग डिस्कस किए थे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होगा, और उसका ग्राफ डिस्कस किए थे। ग्राफ हम लोग डिराइव भी किए थे, कैसे ग्राफ वो आया, ठीक है। तो वो सारा जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना है। जो ग्राफ है उसको बार बार प्रैक्टिस करते रहना। वो जो 6 ग्राफ है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का, वो 6 ग्राफ याद रखना है अच्छे से, उसके डोमेन रेंज के साथ। और हम लोग एक प्रॉपर्टी भी किए थे, है ना, कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 एंड tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, ठीक है। ये प्रॉपर्टी भी किए थे हम लोग। तो आज जो ये लेक्चर होने वाला है ये कंप्लीट क्वेश्चंस करेंगे पिछले लेक्चर पे बेस्ड। पिछला लेक्चर में जो भी हम लोग थ्योरी पढ़े हैं उस पे बेस्ड इस लेक्चर में कंप्लीट क्वेश्चंस होने वाला है। मतलब क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर किसी वैल्यू पर वैल्यू फाइंड फंक्शन का वैल्यू फाइंड करना है तो वो चीज़ हो गया। इसके बाद डोमेन और रेंज से रिलेटेड क्वेश्चंस होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इसमें सीखोगे कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे स्पीड में। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट में साइन इनवर्स 1/2, सेकेंड में tan इनवर्स 1/√3 एंड थर्ड में सेक इनवर्स 2/√3। अच्छा, एक बात और बोलना चाहते हैं कि जो भी बच्चे फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का तो उसको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो फर्स्ट लेक्चर है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुट अप कर दिया गया है, आप उसे देख लेना। उसे देखने के बाद ये बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो देखो, जितना समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़े हो फर्स्ट लेक्चर, नहीं देखे हो, तो यहाँ प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करें कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू फाइंड करना है। तो जो साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू फाइंड करना है तो यहाँ पे हम लोग साइन इनवर्स 1/2 को थीटा मान लेते हैं, क्योंकि साइन इनवर्स x में x का जो वैल्यू है वो रियल नंबर रखते हैं ना, और ये आउटपुट क्या देता है, एंगल। साइन इनवर्स x क्या है, एक एंगल है। कॉस इनवर्स x एक एंगल है, इसीलिए हम लोग थीटा एज्यूम करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 इक्वल टू साइन थीटा, होगा ना। तो देखो, साइन थीटा का वैल्यू 1/2 और ये जो साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा है, तो थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का रेंज में आना चाहिए, और साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2। तो देखो, साइन थीटा का वैल्यू 1/2 है, तो थीटा कौन सा वैल्यू होगा, -π/2 से π/2, जिसका साइन ऑफ एंगल 1/2 होता है, 30 डिग्री, है ना। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो यहाँ से थीटा हो जाएगा π/6, 30 डिग्री। थीटा हो गया π/6, हो गया आंसर। तो ये जो वैल्यू है इसका मतलब साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू है, ये आ गया π/6, हो गया ऐसे। ये हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला में tan इनवर्स 1/√3 है, तो क्या करेंगे, tan इनवर्स x तो एंगल होता है, तो tan इनवर्स 1/√3 को थीटा मान लिए ऐसा। तो यहाँ से 1/√3 इक्वल टू आ जाएगा tan थीटा, क्लियर ना। अब देखो, tan इनवर्स x का, तो tan इनवर्स x का रेंज होता है, वो रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2 ओपन, tan इनवर्स x का रेंज होता है। तो ये थीटा का वैल्यू है वो -π/2 से π/2 होना चाहिए, ओपन ब्रैकेट। तो tan थीटा इक्वल टू 1/√3 है, तो थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है, -π/2 से π/2, 30 डिग्री ना। तो थीटा का वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू π/6, क्योंकि tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। ये क्लियर हो गया। थर्ड में देखो, थर्ड में सेक इनवर्स 2/√3 है, इसको थीटा मान लो। तो यहाँ से 2/√3 इक्वल टू सेक थीटा आ जाएगा। और सेक कितना एंगल का वैल्यू 2/√3 होता है, 30 डिग्री, है ना, क्योंकि cos 30 का वैल्यू √3/2, cos 30 का वैल्यू √3/2, तो सेक 30 का वैल्यू 2/√3। तो यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा π/6। ये बन गया, था ना, आसान था। इस तरीके से आसान क्वेश्चन पहले करवाते हैं, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो ये आपको समझ में आ गया अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है, इवेल्युएट साइन इनवर्स -1/2 प्लस कॉस इनवर्स -1/√2 माइनस tan इनवर्स -√3 प्लस कॉट इनवर्स -1/√3। ये क्वेश्चन है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको हम बताए थे
पिछला क्लास में ही बताए थे कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, लेकिन कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। क्लियर ना? वो लेक्चर देखना, ये जो प्रॉपर्टी है ये हम पढ़ाए थे उसमें। तो देखो साइन इनवर्स माइनस 1/2 है ना, माइनस को पहले सॉल्व कर देंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1/2, माइनस बाहर निकाल दिया। यहाँ देखो कॉस इनवर्स माइनस 1/2 है और कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, ठीक है। अब देखो साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, तो साइन इनवर्स माइनस √3 इक्वल टू माइनस ऑफ tan इनवर्स माइनस √3 इक्वल टू माइनस ऑफ tan इनवर्स √3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा tan इनवर्स √3। और cot इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स एक्स, मतलब किसमें किसमें पाई माइनस होता है, कॉस में, कॉस इनवर्स वाला में, tan इनवर्स वाला, cot इनवर्स वाला में और sec इनवर्स वाला में, किसमें किसमें पाई माइनस होता है, cos इनवर्स वाला में, cot इनवर्स वाला में और sec इनवर्स वाला में। और किसमें माइनस आ जाता है, sin, tan और cosec, जिसमें माइनस बाहर आ जाता है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाई माइनस cot इनवर्स 1/√3, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी पर बेस्ड होता है, बोले थे ना कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में सिर्फ प्रॉपर्टी है, जितना प्रॉपर्टी याद रखोगे उतना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो देखो अभी बहुत सारा प्रॉपर्टी बाकी है, कुछ नहीं करवाए हैं, बस एक ही प्रॉपर्टी करवाए हैं, साइन इनवर्स वाला, और ये तो जो माइनस वाला है तो ग्राफ सही हम बता दिए थे। अब देखो माइनस का माइनस और साइन इनवर्स 1/2 है, तो साइन इनवर्स 1/2 पिछला क्वेश्चन 1 में बताए थे कि ये π/6 होता है, मतलब कितना एंगल का वैल्यू, साइन ऑफ कितना एंगल का वैल्यू 1/2 होता है, तो π/6, तो ये हो गया π/6 प्लस पाई माइनस, अब कॉस कितना एंगल का वैल्यू 1/√2 होता है, तो π/4, तो ये हो गया π/4 प्लस tan कितना एंगल का वैल्यू √3 होता है 60 डिग्री, मतलब π/3 है ना, π/3 प्लस पाई यहाँ पे और माइनस कॉट कितना डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है 60 डिग्री, मतलब यहाँ हो जाएगा π/3, ठीक है यहाँ तक। अब सबको सॉल्व कर देना है, पाई प्लस पाई, ये तो हो गया 2π, और बाकी सारा एंगल देखो माइनस π/3 और प्लस π/3, ये कट जाएगा, माइनस π/6 माइनस π/4 ऐसे लिख देंगे, माइनस π/6 माइनस π/4, π/6 में 30 डिग्री और π/4 मतलब 45 डिग्री, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा 12, 6 और 4 है, एलसीएम 12 आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 24π माइनस 2π माइनस 3π, है ना, तो 24 माइनस 5 होगा, तो 19π/12, 19π/12 आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। आया समझ में ना। इसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ है, इसमें हुआ है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये जो प्रॉपर्टी है ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है, ठीक है, ठीक है, नोट कर लो इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, इवेल्युएट कॉस इनवर्स माइनस √3/2 प्लस π/6, इसका वैल्यू कितना होगा बताना है, ठीक है। तो अंदर में क्या है, कॉस इनवर्स माइनस √3/2, पहले इसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखो क्या होगा, ये होगा कॉस, अच्छा कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये होता है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2 अब प्लस π/6 है, रहने देंगे, ओके, कॉस पाई माइनस, अब कॉस इनवर्स √3/2 का वैल्यू बताना है, तो कॉस कितना एंगल का वैल्यू, कितना डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है 30 डिग्री, है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे π/6 और प्लस यहाँ पे π/6 है ही, तो ये माइनस π/6 प्लस π/6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा कॉस ऑफ पाई, और कॉस ऑफ पाई का वैल्यू क्या होता है -1, तो इसका आंसर आ गया -1, ठीक है, था ना आसान, इसका आंसर आ गया -1। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में इवेल्युएट करना है साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स माइनस √3/2, ठीक है। तो देखो साइन π/2
माइनस, अब साइन इनवर्स माइनस एक्स है ना, साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स √3/2, ओके है ना। तो देखो π/2 प्लस, अब साइन इनवर्स √3/2 का वैल्यू कितना होगा, 60 डिग्री ना, क्योंकि साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, ये एंगल है ना, एंगल है, तो यहाँ क्या लिखेंगे π/3। देखो अब क्या हो गया, ये साइन π/2 प्लस π/3, साइन π/2 प्लस थीटा, साइन π/2 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं cos π/3 और cos π/3 का वैल्यू 1/2 हो गया इसका आंसर 1/2 है ना, क्योंकि ये देखो एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है, एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, π/2 पे चेंज होता है रेशियो, तो हो जाएगा cos π/3 का वैल्यू 1/2 हो गया इसका आंसर। आज समझ में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ओके जल्दी से नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इवेल्युएट साइन, फर्स्ट में साइन tan इनवर्स 2, इसका वैल्यू फाइंड करना है, सेकंड में cos tan इनवर्स 3, ठीक है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। देखो फर्स्ट वाला फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे लिखा हो साइन tan इनवर्स 2, अब देखो tan इनवर्स 2 क्या होता है, एक एंगल है ना, tan इनवर्स 2 एक एंगल है, तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं क्या कि tan इनवर्स 2 इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं। तो जब tan इनवर्स 2 इक्वल टू थीटा लिखेंगे तो ये जो क्वेश्चन है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा, हो जाएगा ना, इसका वैल्यू फाइंड करना है। अब देखो tan इनवर्स 2 इक्वल टू थीटा है, तो यहाँ से क्या क्लियर हो गया, tan इधर जाएगा तो हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 2, मतलब tan थीटा इक्वल टू 2 है तो साइन थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, tan थीटा इक्वल टू 2 है तो साइन थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि tan इनवर्स 2 को थीटा मान लिया है। तो देखो tan थीटा का वैल्यू 2 है तो एक ट्रायंगल हम बनाएंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा √5 और साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा 2/√5 आएगा ना, तो यही आंसर हो गया, मतलब साइन थीटा का वैल्यू 2/√5 आया, थीटा मतलब tan इनवर्स 2, तो यहाँ लिख देंगे फाइनली कि साइन ऑफ tan इनवर्स 2, थीटा का प्लेस पे लिख दिए tan इनवर्स 2, दिस इक्वल टू 2/√5 हो गया ऐसे। आया समझ में ये वाला कैसे बनाते हैं। अब देखो सेकंड वाला हम देखना है cos ऑफ tan इनवर्स 3 है, सिमिलरली वैसा ही करना है, क्या करेंगे यहाँ पे हम ये करेंगे कि tan इनवर्स 3 को थीटा मान लिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये अब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos ऑफ थीटा। जब tan इनवर्स 3 इक्वल टू थीटा मान लिए तो यहाँ से tan थीटा इक्वल टू 3 आ गया है ना, तो ट्रायंगल बनाते हैं, एक ट्रायंगल बनाएंगे, यहाँ 3, यहाँ पे 1, यहाँ √10, ठीक, तो cos थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1/√10, तो cos ऑफ थीटा मतलब tan इनवर्स 3 इक्वल टू 1/√10 हो गया वैल्यू ऐसे। आ रहा समझ में, आसान लग रहा है ना। अभी ये सब क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको सीखना है। अगर आपको कुछ नहीं पता है, बहुत सारा चीज, अगर आप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कभी नहीं पढ़े हो तो ये बहुत आसान चीज से सीखना, आपको स्टार्ट करना है, तो आगे आपको सारा चीज समझ में आएगा, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो इसको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, इवेल्युएट, फर्स्ट में है साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स 3/5, ये तो इसको लिए भी उसी तरह करेंगे कि साइन इनवर्स x एक एंगल होता है ना, ये एंगल होता है, तो यहाँ पे साइन इनवर्स 3/5 को थीटा लिख सकते हैं। तो जब साइन इनवर्स 3/5 को थीटा लिखेंगे तो ये जो क्वेश्चन है ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा, होगा कि नहीं, साइन ऑफ 2 और ये थीटा। तो देखो साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन 2 थीटा का वैल्यू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं। अब देखो साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा है, तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा 3/5 और साइन थीटा इक्वल टू 3/5 आएगा, साइन थीटा इक्वल टू, तो ये बेस कितना हो जाएगा 25 माइनस 9, 16 मतलब 4 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग cos थीटा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, cos थीटा का वैल्यू आ जाएगा 4/5 और यहाँ साइन थीटा है, cos थीटा है, वैल्यू रख देंगे। तो देखो साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल टू 2 इंटू साइन थीटा का वैल्यू 3/5 इंटू cos थीटा का वैल्यू 4/5
है ना। देखो ये कितना आ जाएगा 4 × 6 24/25 किसका वैल्यू sin 2 थीटा, और थीटा के प्लेस पर रख देंगे sin इनवर्स 3/5। तो ये अब बन जाएगा sin ऑफ 2 sin इनवर्स 3/5 दिस इक्वल टू 24/25। यही हो गया आंसर इसका। सीख गए ना, आया समझ में। तो ये हो गया 6 का फर्स्ट। अब देखो 6 का सेकंड। 6 का सेकंड है cos 2 × tan इनवर्स 2 ये है। तो हम बोले थे कि tan इनवर्स 2 एक एंगल है, तो थीटा एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे थीटा एज्यूम करेंगे किसको, tan इनवर्स 2 को। तो देन tan इनवर्स 2 इक्वल टू थीटा। तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा cos 2 थीटा। ठीक है, अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिखना है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे 1 - tan स्क्वायर थीटा बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा। tan में लिख देंगे क्योंकि यहाँ से tan थीटा आया हुआ है। तो यहाँ से देखो tan थीटा कितना आ गया, जब tan इनवर्स 2 इक्वल टू थीटा है तो tan थीटा इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, और tan थीटा इक्वल टू 2 आ गया, यहाँ पर रख देंगे। तो देखो cos 2 थीटा इक्वल टू 1 - 2 का स्क्वायर मतलब 4/1 + 2 का स्क्वायर मतलब 4, और ये cos 2 थीटा मतलब cos 2, और थीटा का वैल्यू है tan इनवर्स 2 दिस इक्वल टू आ जाएगा -3/5। ये हो गया आंसर। आया समझ में। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का दोनों क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 का फर्स्ट में है साइन आर्क sin 3/5 माइनस आर्क cos 3/5। अब देखो आर्क क्या होता है, तो ये बता देते हैं कि आर्क sin x, इसका मतलब sin इनवर्स x। साइन इनवर्स x को ही बोला जाता है आर्क साइन x। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो आर्क मतलब साइन इनवर्स 3/5 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ cos इनवर्स 3/5 ये लिखा हुआ है। तो देखो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। एक तो साइन लिखा हुआ है ही, और ये साइन इनवर्स है 3/5 माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे cos इनवर्स 3/5 लिखेंगे ना। तो देखो साइन इनवर्स 3/5 है, साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 3/5। किसी एक को दूसरे में कन्वर्ट कर देना है, किसी एक को दूसरे में कन्वर्ट कर दो। जैसे हम बताए थे प्रॉपर्टी, क्या बताए थे, प्रॉपर्टी बताए थे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 ये होता है ना। तो देखो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। तो साइन इनवर्स x का वैल्यू क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x का वैल्यू लिखेंगे π/2 माइनस कॉस इनवर्स x लिख सकते हैं ना। साइन इनवर्स x का वैल्यू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। तो साइन इनवर्स 3/5 को लिख देंगे, साइन इनवर्स 3/5 को लिखेंगे π/2 माइनस कॉस इनवर्स 3/5, और π/2 माइनस कॉस इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 3/5 ये हो जाएगा -2 कॉस इनवर्स 3/5 ये होगा। अब देखो साइन π/2 माइनस थीटा ये होता है कॉस थीटा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, यहाँ बन जाएगा कॉस ऑफ 2 कॉस इनवर्स 3/5 ये बनेगा ना। अब ये तो सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो कॉस इनवर्स 3/5 को थीटा मान लो, तो यहाँ से cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos थीटा इक्वल टू आ जाएगा 3/5। ठीक है, cos थीटा इक्वल टू 3/5 आ गया। तो जब हम cos इनवर्स 3/5 को थीटा माने हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos 2 थीटा हो जाएगा ना, cos 2 थीटा। और cos 2 थीटा का वैल्यू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ना। तो cos थीटा का वैल्यू 3/5 था, यहाँ रख देंगे। तो 2 इंटू इसका स्क्वायर मतलब 9/25 माइनस 1, तो 18/25 माइनस 1 मतलब हो जाएगा -7/25 हो गया आंसर। तो -7/25 इसका आंसर आ गया, किसका, साइन 3/5 माइनस आर्क cos 3/5 का -7/25। ठीक, अब देखो सेकंड वाला करते हैं, इसको नोट कर लो इसको। क्या किया, इसको फिर से एक्सप्लेन कर दे क्या। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। तो साइन इनवर्स x को क्या लिखेंगे, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। तो यहाँ पे हो जाएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 3/5, इसलिए यहाँ पे लिखे हैं π/2 माइनस 2 कॉस इनवर्स 3/5। ये कहाँ से आ गया, यही क्वेश्चन से यहाँ पे रिप्लेस कर दिए।
तो ये बन जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये कॉस और 2 कॉस इनवर्स 3/5 आ गया। जैसे आ गया तो ये तो सॉल्व हो जाएगा, है ना। पिछला क्वेश्चन हम लोग किए थे ऐसे, तो कॉस 2 थीटा जो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसको जब थीटा माने हैं तो कॉस थीटा का वैल्यू 3/5 आ जाएगा, जो यहाँ पे पुट कर दिए, तो आंसर आ गया -7/25। अब देखो सेकंड वाला बन सकता है क्या, स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, cot इनवर्स -1/√3, इसका वैल्यू कहाँ रख देंगे cos में, उसका वैल्यू ऐसे करते करते देख लो, देखो cos इनवर्स -x, cos इनवर्स cot है, cot इनवर्स -x इक्वल क्या होता है, पाई माइनस cot इनवर्स x होता है ना। पाई माइनस किस में लगता है, याद रखना है, cos इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स, ये तीनों में पाई माइनस लगता है। तो याद रखना यहाँ पे कॉट इनवर्स -1/√3 है, तो देखो लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप, साइन tan इनवर्स कॉस, और कॉट इनवर्स -1/√3 को लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3, ठीक है यहाँ तक। अब कॉट इनवर्स 1/√3 की वैल्यू कितना होता है, कॉट इनवर्स 1/√3, ये एंगल है ना, कितना होगा 60 डिग्री, मतलब π/3। तो देखो यहाँ लिख सकते हैं साइन ऑफ tan इनवर्स कॉस पाई माइनस π/3, लिखेंगे ना, कॉस पाई माइनस π/3, क्योंकि कॉट इनवर्स 1/√3 की वैल्यू होता है π/3। अब देखो कॉस पाई माइनस π/3 सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो क्या होगा माइनस ऑफ कॉस π/3 होगा ना। तो यहाँ से देखो क्या लिखेंगे, साइन ऑफ tan इनवर्स यहाँ माइनस ऑफ cos π/3 होगा ना, माइनस ऑफ cos π/3, क्योंकि cos पाई माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, ये हो गया। अब cos π/3 का वैल्यू पता है, cos π/3 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो -1/2 हो जाएगा। अब tan इनवर्स -x इक्वल टू माइनस ऑफ tan इनवर्स x होता है, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस ऑफ, देखो माइनस बाहर आ जाएगा और यहाँ लिख देंगे tan इनवर्स 1/2, ठीक है ना। अब tan इनवर्स 1/2 आ गया, तो tan इनवर्स 1/2 का एग्जैक्ट हम लोग का एंगल नहीं पता है, जब एंगल नहीं पता है इसको क्या मानेंगे थीटा, तो देखो साइड में इधर लिख देते हैं, तो हम लोग tan इनवर्स 1/2 को थीटा मान लिए, तो tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1/2। अब देखो साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन और tan इनवर्स 1/2 को थीटा मान लिए, ये हो गया माइनस। और जब tan थीटा का वैल्यू 1/2 है तो साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल बनाएंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे √5 और 1/√5 हो जाएगा साइन थीटा का वैल्यू, तो -1/√5 आंसर होगा। क्योंकि देखो tan इनवर्स 1/2 को थीटा मान लिए, तो ये क्या हो गया साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, है ना। तो माइनस का माइनस और साइन थीटा का वैल्यू 1/√5 ट्रायंगल बना के लिए आए, तो ये हो गया इसका आंसर। तो सेकंड का आंसर हो गया -1/√5। तो ये तो अच्छा क्वेश्चन था, ये वाला बहुत कॉम्प्लेक्स था, बहुत सारा चीज इसमें लगा हुआ था, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सारा साइन कॉस tan बहुत सारा लगा हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखो कैसे बनाते हैं, ओके नोट कर लो इसको। ओके अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में प्रूफ करना है, प्रूफ दैट cos tan इनवर्स sin cot इनवर्स x इक्वल टू √1 + x² / 2 + x², ये प्रूफ करना है, ठीक। तो एक एक करके बनाना है। देखो क्या लेंगे, सबसे पहले cot इनवर्स x को थीटा मान लेते हैं, तो cot इनवर्स x को थीटा मान लिए, ठीक है, क्योंकि cot इनवर्स क्या होता है एंगल होता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा cot x cot थीटा इक्वल टू x, यहाँ से आ जाएगा cot थीटा इक्वल टू x। अब देखो इसमें इसके प्लेस पे थीटा लिखते हैं, तो ये जो क्वेश्चन है ये हो जाएगा cos tan इनवर्स साइन और इसके प्लेस पे थीटा, ठीक। अब देखो cot थीटा इक्वल टू x है, तो क्या यहाँ से हम लोग साइन थीटा लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, ट्रायंगल बना के। तो देखो ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल जब बनाएंगे तो cot थीटा इक्वल टू x, ये थीटा हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि बेस बाई परपेंडिकुलर होता है cot थीटा का वैल्यू, ये कितना हो जाएगा, ये होगा 1 + x², है ना। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना होगा 1/1 + √1 + x²। देखो यहाँ रिप्लेस करते हैं, cos ऑफ tan इनवर्स यहाँ होगा 1/√1 + x² होगा यहाँ तक।
अब देखो tan इनवर्स ये लिखा हुआ है, tan इनवर्स, जब tan इनवर्स लिखा हुआ है तो इसको क्या मानेंगे, एंगल मानते हैं, क्योंकि ये एंगल होता है ना। तो यहाँ से हम लोग एज्यूम कर सकते हैं tan इनवर्स 1/√1 + x स्क्वायर, इसको मान लिया, कोई दूसरा एंगल मान लो, अल्फा मान लिए, तो tan अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 1/√1 + x स्क्वायर, आएगा ना tan अल्फा इक्वल टू। जब इसको अल्फा माने हैं अल्फा, तो ये क्या बन जाएगा, cos अल्फा, है ना। जब इसको अल्फा माने हैं तो ये कितना हो जाएगा, cos अल्फा। और जब tan अल्फा का वैल्यू ये है तो cos अल्फा का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं ना। तो कैसे फाइंड करेंगे, ट्रायंगल बना के, सेम प्रोसेस। तो tan अल्फा का वैल्यू है, ये एंगल अल्फा हो गया 1, और यहाँ √1 + x स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज कितना होगा, √2 + x स्क्वायर होगा। तो cos अल्फा का वैल्यू आ जाएगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा √1 + x स्क्वायर बाई 2 + x स्क्वायर, पूरा रूट लगा दिए, है ना, ये भी रूट है, ये भी रूट है, पूरा रूट लगा दिए। यही प्रूफ करना था इसका वैल्यू, इसका वैल्यू हम ला दिए √1 + x स्क्वायर बाई 2 + x स्क्वायर, आसानी से सॉल्व हो गया। ओके, नोट कर लो इसको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे है इफ cos इनवर्स x + cos इनवर्स y = 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y। देखो ये जो चीज है, इसमें आपको डोमेन रेंज जो था वो आपको याद ही रखना है। तो cos इनवर्स x का डोमेन कितना था, -1 से 1, और रेंज क्या होगा 0 से पाई, और 0 और पाई दोनों में क्लोज इंटरवल था ना। यहाँ लिख देते हैं cos इनवर्स x जो था उसका डोमेन और रेंज याद रखना, बोले थे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। cos इनवर्स x का डोमेन होगा -1 से 1 और इसका रेंज होगा 0 से पाई, ठीक। यहाँ पे देखो cos इनवर्स x + cos इनवर्स y = 0 है, दोनों का सम 0 है, और cos इनवर्स x का जो वैल्यू है 0 से पाई होता है। 0 से पाई मतलब हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव हो रहा है क्या, नेगेटिव नहीं हो रहा है, या तो 0 हो रहा है या फिर 0 से बड़ा हो रहा है पाई तक। लेकिन यहाँ पे देखो cos इनवर्स x + cos इनवर्स y का वैल्यू दोनों का सम 0 होना चाहिए। अगर किसी भी तरह ये मान लें कि इसका वैल्यू अगर 1 है तो 0 लाने के लिए इसका वैल्यू -1 होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा ना। अगर एक पॉजिटिव हुआ दूसरा का नेगेटिव होना पड़ेगा उसको कैंसिल आउट करने के लिए, लेकिन नेगेटिव नहीं होता है, मतलब नेगेटिव नहीं होता है, तो नेगेटिव नहीं होगा तो पॉजिटिव भी नहीं होगा। कैंसिल आउट कैसे करेंगे, कैंसिल आउट करने के लिए नेगेटिव होना चाहिए, अगर पॉजिटिव होगा तो उसको कैंसिल करने के लिए नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन नेगेटिव नहीं होता है मतलब पॉजिटिव भी नहीं होगा। तो एक ही केस में पॉसिबल है, एक ही केस में पॉसिबल है। किस केस में पॉसिबल है, जब ये भी 0 होगा ये भी 0 होगा, तभी उसका सम 0 हो सकता है। क्लियर ना, इसको बोलते हैं बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। बाउंड्री वैल्यू मतलब cos इनवर्स x का बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई तक है, तो बाउंड्री क्या हो गया इसका, 0 इसका लोअर लिमिट हो गया, पाई इसका अपर लिमिट हो गया, इसी को बोलते हैं बाउंड्री। तो कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन में या तो लोअर लिमिट रख के प्रूफ होता है या फिर अपर लिमिट रख के बना सकते हैं। तो देखो यहाँ पर लोअर लिमिट रख के ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि क्योंकि cos इनवर्स x हमेशा पॉजिटिव होता है और दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम 0 तभी होगा जब दोनों का दोनों 0 हो। तो यहाँ से हम क्लियरली लिख सकते हैं कि इफ cos इनवर्स x + cos इनवर्स y = 0, इफ एंड ओनली इफ, एक ही केस में होगा। कब होगा एक ही केस में, जब cos इनवर्स x का वैल्यू 0 एंड साथ ही साथ cos इनवर्स y का वैल्यू भी 0। अब बता दो कि जब cos इनवर्स x का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू क्या होगा, cos कितना डिग्री का, cos देखो cos इनवर्स x = 0 है तो cos 0 डिग्री का वैल्यू, क्योंकि ये तो एंगल हो गया ना 0 डिग्री ऐसे, तो cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है तो x का वैल्यू तो 1 हो गया। अब cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है तो यहाँ y का वैल्यू भी 1 हो गया। तो देखो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1। अब हम लोग x + y फाइंड कर देंगे, तो x + y कितना आ जाएगा, 1 + 1 = 2, तो 2 आ गया। x + y का वैल्यू फाइंड करना था। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो तुरंत आपको बस क्वेश्चन दिखेगा, आप समझ लो हाँ 0 0 होगा, मतलब x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, x + y 2। तो आपको सीखना है, एक बार आप सीख जाओ तो क्वेश्चन आप आसानी से तुरंत सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया बोला ना। अभी ऐसा और भी क्वेश्चन करवाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10, इफ cos इनवर्स x + cos इनवर्स y + cos इनवर्स z = 3 पाई, तो फाइंड x + y + z, इसका वैल्यू फाइंड करना है। अगर कर सकते हो, खुद से समझ में आ रहा है तो करो, देख लो, फिर हम बनाते हैं तो मैच कर लेना। देखो cos इनवर्स x का जो रेंज होता है वो होता है 0 से पाई।
0 लोअर लिमिट और पाई अपर लिमिट, मतलब कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू पाई से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है, 0 से पाई तक ही होगा। अब देखो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड, तीनों का सम कितना है 3 पाई। तो क्या यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि एक ही केस में पॉसिबल होगा? किस केस में पॉसिबल होगा? जब इसका वैल्यू पाई, इसका वैल्यू पाई, इसका वैल्यू पाई, 3 पाई, मतलब ये तीनों का मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे तब ये 3 पाई आएगा। अगर किसी का वैल्यू पाई से कम हुआ तो 3 पाई लाने के लिए किसी न किसी का वैल्यू पाई से ज़्यादा होना पड़ेगा, जो पॉसिबल है ही नहीं। तो इसका मतलब कि पाई से कम नहीं रखेंगे, नहीं होगा। तो एक ही केस में पॉसिबल होगा जब कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू हो जाएगा पाई, कॉस इनवर्स y का वैल्यू हो जाएगा पाई एंड कॉस इनवर्स z का वैल्यू भी होगा पाई। एक ही केस में पॉसिबल होगा जब तीनों का वैल्यू पाई हो। अब जब कॉस इनवर्स x का वैल्यू पाई है तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा -1, क्योंकि कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है। y का वैल्यू आ जाएगा -1 और z का वैल्यू भी आ जाएगा -1। जब x y z का वैल्यू मिल गया तो x प्लस वाई प्लस जेड मिल जाएगा। आ गया समझ में? कितना आंसर आ जाएगा? -3 -3 आंसर आ गया। था ना आसान, इजी क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बहुत आसान होता है, बस आपको एक बार अच्छे से समझ में आना चाहिए कैसे ये सारा चीज हो रहा है। ठीक है, नोट कर लो इसको। अब है क्वेश्चन नंबर 11। If sin inverse x plus sin inverse y plus sin inverse z equal to 3 pi by 2, then find the value of x plus y plus z। ठीक है, इसका सम फाइंड करना है। ओके, देखो यहाँ पे आप बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम लगाओ। बाउंड्री वैल्यू जो सिस्टम है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, कौन सा लिमिट रखने से ये सॉल्व हो रहा है, देखो ट्राई करो खुद से। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो आपको उसके लिए साइन इनवर्स एक्स का रेंज याद रखना पड़ेगा। साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है? -π/2 से π/2, ये होता है इसका रेंज। मतलब साइन इनवर्स एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो होता है π/2। अब साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल टू 3 π/2 है, तो π/2 प्लस π/2 प्लस π/2 3 π/2 होगा। एक ही केस में होगा जब ये तीनों का अपना मैक्सिमम वैल्यू होगा तब। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू ये तभी पॉसिबल होगा जब साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू π/2 हो, साइन इनवर्स वाई का वैल्यू भी π/2 हो और साइन इनवर्स जेड का वैल्यू भी π/2 होना चाहिए, तभी ये 3 π/2 होगा। तो यहाँ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 है, तो साइन π/2 का वैल्यू x मतलब 1, तो x का वैल्यू यहाँ से 1 आ गया, y का वैल्यू यहाँ से 1 आ गया और z का वैल्यू भी 1 आ गया। तो x प्लस वाई प्लस जेड 1 + 1 + 1 3 आ गया, 3 हो गया आंसर। ठीक है, आगे समझ में? बहुत आसान होता है इस टाइप का क्वेश्चन। सीख गए कि बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, अब देखो, अब हम लोग डोमेन रेंज का क्वेश्चंस करते हैं कि डोमेन रेंज कैसे फाइंड करेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। ठीक, तो अब है डोमेन रेंज का क्वेश्चन। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ 11 तक हो गया था क्वेश्चन नंबर, ये 12 है। y इक्वल टू साइन इनवर्स e टू द पावर में x। अब देखो साइन इनवर्स x का डोमेन याद रखना है। साइन इनवर्स इसका डोमेन क्या था? -1 से 1, मतलब साइन इनवर्स के बाद जो अंदर में फंक्शन होगा x, उसका वैल्यू -1 से 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कितना है? साइन इनवर्स e के पावर x है, तो क्लियर लिख सकते हैं ना, डोमेन फाइंड करने के लिए e के पावर x जो होगा वो होगा -1 से लेकर 1 तक होगा इतना। e के पावर x का जो वैल्यू होगा वो साइन को डिफाइन होने के लिए, साइन इनवर्स को डिफाइन होने के लिए -1 से होना चाहिए। लेकिन हम लोग जानते हैं कि e के पावर में x जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। कैसे जानते हैं? फंक्शन चैप्टर में ग्राफ करवाए थे e के पावर x का। इसका ग्राफ कैसे था? इसका ग्राफ ऐसे था, है ना, हमेशा पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव। तो -1 से ग्रेटर अगर है तो यहाँ से लिख सकते हैं कि e के पावर x जो होगा वो होगा 0 से लेकर 1 तक, है ना, 0 से लेकर 1 तक होगा। और 0 के इक्वल नहीं होता e के पावर x, तो यहाँ पे ओपन रख देंगे क्योंकि ये 0 से ग्रेटर होता है, पॉजिटिव। तो e के पावर x का जो वैल्यू होगा वो 0 से लेकर 1 तक होगा। ठीक, तो x का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? जब हम e के पावर x का 0 से लेकर 1 तक, यही पॉइंट होता है 0,1, तो जो y का वैल्यू है, मतलब e के पावर x का वैल्यू है वो 0 से लेकर 1 तक होगा, 0 से लेकर 1 तक। तो x का वैल्यू क्या होगा? पूरा नेगेटिव ना, x का सारा नेगेटिव वैल्यू लेंगे तभी तो e के पावर x का जो वैल्यू होगा वो 0 से लेकर 1 तक होगा। x का रखेंगे वैल्यू 0, तो ये कितना देगा? 1। तो जो x का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा -∞ से लेकर 0 तक, 0 में क्लोज। यही हो गया डोमेन। डोमेन मतलब x का वैल्यू, तो x का वैल्यू क्या आ गया? डोमेन क्या आ गया? -∞ से 0 तक डोमेन आ गया। अब देखो रेंज कैसे फाइंड करेंगे। e के पावर में x है, इसका वैल्यू 0 से लेकर 1 तक है। अगर यहाँ पे हम रखेंगे तो e के पावर में जो x है वो देखो 0 से लेकर 1 तक है ना, तो साइन इनवर्स e के पावर में x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? साइन इनवर्स 1 यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा साइन इनवर्स 0।
ठीक। तो इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, ये साइन इनवर्स 0 0 हो गया और साइन इनवर्स 1 कितना हो गया, ये हो गया π/2। तो जो साइन इनवर्स e के पावर में x है उसका वैल्यू आ गया 0 से लेकर π/2, यही हो गया इसका रेंज। तो रेंज क्या आ गया, रेंज आ गया 0 से लेकर π/2 तक, 0 में ओपन और π/2 में क्लोज। हो गया इसका आंसर। आया समझ में। फर्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 12 कि कैसे इसका डोमेन फाइंड किए और कैसे इसका रेंज फाइंड किए। तो जब ये समझ में आ गया तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करो, इसको नोट कर लो। देखो 13 में क्या है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x का बॉक्स लगा हुआ, बॉक्स मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, बॉक्स लगा हुआ है। इसका पहले डोमेन फाइंड करते हैं। डोमेन फाइंड करने के लिए जो बॉक्स ऑफ x है इसका वैल्यू -1 से 1 होना चाहिए, तभी कॉस इनवर्स डिफाइन होगा। अब देखो बॉक्स है मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये तो हमेशा इंटीजर होता है। तो -1 से 1 तक में इंटीजर वैल्यू क्या क्या होगा, -1 से 1 तक में इंटीजर वैल्यू क्या क्या होगा, -1, 0 और 1 होगा। सही है, तब तो डिफाइन है ही। अब जब बॉक्स ऑफ x का वैल्यू -1 से लेकर 1 तक होना चाहिए तो x का वैल्यू क्या हो सकता है, x का वैल्यू ये देखना है। तो देखो x का वैल्यू लिखेंगे -1 से लेकर 2 तक, 2 में ओपन, क्योंकि देखो x का वैल्यू अगर 1.5 रखेंगे तो 1.5 का बॉक्स कितना होगा, 1 इक्वल टू 1 तो होना चाहिए बॉक्स। सही है, तो ये हो गया x का वैल्यू -1 से लेकर 2 तक, -1 में क्लोज, 2 में ओपन, यही हो गया डोमेन। तो डोमेन क्या हो गया, x बिलोंग्स टू -1 से लेकर 2 तक। अब रेंज फाइंड करना है। रेंज फाइंड करने के लिए ये देखो बॉक्स ऑफ x का वैल्यू -1 से 2 है, तो इसका मतलब हो गया कि बॉक्स ऑफ x का वैल्यू -1 होगा, 0 होगा और 1 होगा। यही 3 इंटीजर वैल्यू देगा ना। तो जब ये इंटीजर 3 वैल्यू देगा तो यही 3 वैल्यू ही यहाँ पे आएगा कॉस इनवर्स में। तो कॉस इनवर्स जब रखेंगे -1 तो ये कितना देगा, ये देगा पाई। फिर रखेंगे कॉस इनवर्स 0, ये कितना देगा, कॉस कितना डिग्री का वैल्यू 0 होता है, π/2, ये π/2। फिर रखेंगे कॉस इनवर्स 1, ये कितना आ जाएगा 0। तो कॉस 0 डिग्री वैल्यू 1 होता है। तो इसका मतलब है कि बॉक्स ऑफ x का वैल्यू जो वैल्यू दिया वो वैल्यू रखने से y का वैल्यू क्या क्या आ गया, 0, π/2 पाई, यही हो गया रेंज। y के वैल्यू को ही रेंज बोलते हैं, है ना। तो देखो रेंज कितना आ गया, रेंज आ गया 3 एलिमेंट है बस, तो 0, π/2 और पाई। और एलिमेंट को कैसे दिखाते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर सेट बना के, यही हो गया रेंज। तो ये क्वेश्चन 13 इसका डोमेन हो गया -1 से 2 तक, -1 में क्लोज, 2 में ओपन, और इसका रेंज हो गया 0, π/2 पाई। आया समझ में। अभी क्वेश्चंस है, अभी डोमेन का क्वेश्चंस है, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, आप इसको नोट कर लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ है y इक्वल टू साइन इनवर्स x का फ्रैक्शनल पार्ट। ये जो दिया हुआ सिंबल ये है फ्रैक्शनल पार्ट का। फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बताया था ना फंक्शन चैप्टर में, ठीक है। देखो साइन इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसका पहले डोमेन फाइंड करते हैं। डोमेन फाइंड करने के लिए हम बोल रहे हैं कि साइन इनवर्स के अंदर जो होना चाहिए, मतलब जो भी यहाँ पे होगा उसका वैल्यू -1 से 1 तक होना चाहिए, तभी साइन इनवर्स डिफाइन होगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट का जो वैल्यू होता है उसका वैल्यू 0 से 1 तक होता है, 0 में क्लोज, 1 में ओपन। कैसे आता है, उसका ग्राफ होता है ना, फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ होता है। ग्राफ बताए थे क्लियरली, बहुत अच्छे से बताए थे। तो देखो 0 से लेकर 1 तक होता है, 1 में ओपन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो होल है। तो 0 से 1 तक, ये 0 से 1 तक -1 से 1 के बीच में आ ही रहा है ना, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो वैल्यू होगा वो 0 से लेकर 1 तक होगा। और 0 से लेकर 1 तक होगा तब तो ये डिफाइन होगा ही, -1 से 1 तक है ही। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू 0 से 1 तक कब होता है, सारा रियल नंबर में। x का वैल्यू कुछ भी रख लो, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू होगा 0 से लेकर 1 तक होता है। और अगर 0 से लेकर 1 तक हुआ तो साइन इनवर्स तो डिफाइन हो गया, है ना। तो डोमेन क्या हो गया इसका, डोमेन हो गया x का कुछ भी वैल्यू रखेंगे, तो डोमेन हो गया x बिलोंग्स टू पूरा रियल नंबर, इट मीन्स -∞ से लेकर ∞ तक, ये इसका डोमेन हो गया। मतलब x का वैल्यू कुछ भी रख लो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या देगा, 0 से 1 तक, और 0 से लेकर 1 तक देगा तो उसमें साइन में डिफाइन होगा। डोमेन हो गया -∞ से लेकर +∞ तक। अब देखो रेंज फाइंड करना है। रेंज फाइंड करने के लिए जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू है वो तो 0 से लेकर 1 तक है। तो जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू 0 से लेकर 1 तक है, इसमें हम लगाते हैं क्या हम लोग, साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो वैल्यू होगा वो होगा साइन इनवर्स 1 तक। कहाँ से, साइन इनवर्स 0 से,
तो इसका मतलब हो गया कि जो फ्रैक्शनल, ये साइन इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, यहाँ पे क्या होगा 0, और यहाँ पे क्या होगा साइन इनवर्स 1 का वैल्यू π/2। तो यही हो गया साइन इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू। तो मतलब हम यहाँ पर रेंज लिख सकते हैं 0 से लेकर π/2, 0 में क्लोज π/2 में ओपन। ये हो गया इसका रेंज। आ गया ना ये वाला क्वेश्चन समझ में 14 का, कैसे डोमेन फाइंड करेंगे और कैसे रेंज फाइंड करेंगे। डोमेन फाइंड कर लो, x का वैल्यू जिसके लिए साइन इनवर्स डिफाइन होना चाहिए, और जो फंक्शन अंदर में दिया उसका वैल्यू पहले फाइंड कर लो कहां से कहां तक होगा, उसमें साइन इनवर्स लगा दो तो वैल्यू मिल जाएगा कहां से कहां तक होगा y का वैल्यू, वही हो जाएगा रेंज। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15, इसको नोट कर लो, 14 नंबर, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, सेम है ना, यहाँ बस साइन इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x था, वहाँ कॉस इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। ये इसलिए दिए कि ये वाला अगर समझ में आ गया तो वो खुद से बनाओ तुम लोग। देखो कॉस इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू 0 से 1 तक होता है। x का किस वैल्यू के लिए, x का सारे वैल्यू के लिए। तो क्लियरली डोमेन क्या हो गया, पूरा रियल नंबर। x का वैल्यू कुछ भी रख लो, फ्रैक्शनल पार्ट क्या देगा 0 से लेकर 1 तक, और 0 से लेकर 1 तक अगर देगा तो कॉस इनवर्स डिफाइन होगा, क्योंकि कॉस इनवर्स डिफाइन कब होता है -1 से 1 तक में। तो यहाँ से हो गया x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यही हो गया डोमेन। ठीक ना। अब जब डोमेन हो गया तो रेंज क्या हो सकता है, रेंज मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू कहां से कहां तक होगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि इसका जो वैल्यू होता है वो 0 से लेकर 1 तक होता है ना। अब देखो कॉस इनवर्स जो x है, कॉस इनवर्स x का ग्राफ, कॉस इनवर्स x का ग्राफ बोले थे ना, ग्राफ याद रखना है, तो ये होगा पाई, और कॉस इनवर्स जो x का वैल्यू है ग्राफ है वो ये होगा, यहाँ होगा -1, यहाँ होगा 1, ये होगा पाई। तो -1 से 1 तक में 0 से पाई होता है। अब जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है उसका वैल्यू 0 से लेकर 1 तक है, मतलब 0 से लेकर 1 तक है ना, 1 में ओपन लेकिन 0 में क्लोज है। तो इस केस में जो कॉस इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है वो कहां से कहां तक आएगा, देख लो कहां से कहां तक आएगा। जब रखते हैं 0 तो ये π/2 होता है, जैसे आगे बढ़ते जाते हैं ये भी नीचे आते जाता है, 1 पे 0 आ जाता है, मतलब इसका जो वैल्यू है कॉस इनवर्स का वो 0 से लेकर π/2 तक होगा, और 0 में ओपन होगा, π/2 में क्लोज होगा। इसीलिए देखो रेंज क्या आ गया ग्राफ से, तो ग्राफ से रेंज आ गया 0 से लेकर π/2 तक, π/2 में क्लोज रहेगा क्योंकि 0 पे π/2 हो रहा है, 0 पे यहाँ पे क्लोज है और 0 में ओपन रहेगा। हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो ग्राफ का यूज है, जो भी 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का ग्राफ करवाए हैं वो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा ग्राफ एकदम याद रखना है, कहीं भी यूज हो सकता है। तो ये हो गया डोमेन पूरा रियल नंबर, और ये हो गया रेंज 0 से लेकर π/2 तक। नोट कर लो इसको, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अभी और भी क्वेश्चन है डोमेन रेंज का। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ y इक्वल टू कॉट इनवर्स सिग्नम x, सिग्नम फंक्शन याद आ रहा सिग्नम फंक्शन क्या होता है, फंक्शन चैप्टर में इसका ग्राफ के साथ हम अच्छे से बताए थे इसका डेफिनेशन भी। तो सिग्नम फंक्शन क्या होता है, सिग्नम फंक्शन होता है x का वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा तो 1 होगा, x का वैल्यू 0 होगा तो 0, x का वैल्यू नेगेटिव होगा तो -1। मतलब जो सिग्नम फंक्शन है ये क्या देगा, ये देगा -1, 0 और 1। और कॉट इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, पूरा रियल नंबर। कॉट इनवर्स x, tan इनवर्स x का डोमेन क्या होगा, पूरा रियल नंबर। मतलब कॉट इनवर्स x है, x का वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन यहाँ तो सिग्नम फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन का वैल्यू -1, 0, 1 होता है, डिफाइन है ये। तो यहाँ से x का वैल्यू कुछ भी रख लो, x का वैल्यू कुछ भी रख लो, जो सिग्नम फंक्शन ऑफ x है वो हमेशा -1 देगा, 0 देगा और 1 देगा, यही 3 वैल्यू देगा। और ये 3 वैल्यू पर कॉट इनवर्स तो डिफाइन है ही, मतलब x का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, मतलब रियल नंबर, x का वैल्यू रियल नंबर। तो यही हो जाएगा डोमेन। डोमेन मतलब x का वैल्यू पूरा रियल नंबर रख लो, सिग्नम फंक्शन है यहाँ पे, ये -1, 0, 1 देगा, जहाँ पे कॉट इनवर्स डिफाइन है। अब देखो रेंज फाइंड करते हैं, तो रेंज कैसे फाइंड करेंगे, सिग्नम फंक्शन है ना, ये वैल्यू क्या क्या दे रहा है, -1, 0, 1, यही 3 वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। तो कॉट इनवर्स -1 का वैल्यू फाइंड करेंगे, कॉट इनवर्स 0 का वैल्यू फाइंड करेंगे, कॉट इनवर्स 1 का वैल्यू फाइंड करेंगे। अब देखो कॉट इनवर्स -1, कॉट इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स x होता है, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स 1, तो पाई माइनस और कॉट इनवर्स 1 का वैल्यू π/4, ये कितना हो गया 3π/4। कॉट इनवर्स 0 का वैल्यू, कॉट इनवर्स 0 का वैल्यू क्या होगा, कॉट कितना डिग्री का वैल्यू 0 होगा, π/2, और कॉट इनवर्स 1 मतलब π/4। ठीक है, तो देखो इसका वैल्यू क्या क्या दे रहा है, π/4, π/2 और 3π/4, यही तो हो गया रेंज, है ना। रेंज क्या हो गया π/4,
π/2 और 3π/4 हो गया रेंज। आगे समझ में वाला। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17, इसको नोट कर लो। डोमेन हो गया पूरा रियल नंबर और रेंज हो गया ये 3 एलिमेंट है, इसलिए इसको सेट बना के लिख दे कर्ली ब्रैकेट में। क्वेश्चन नंबर 17 में y = tan इनवर्स log ऑफ बेस 2 और x² - 2x + 2। ठीक, अब देखो उसका हम लोग को फाइंड करना है डोमेन। सबसे पहले देखो tan, तो tan इनवर्स है उसका डोमेन क्या होता है, पूरा रियल नंबर। मतलब tan इनवर्स के अंदर में जो फंक्शन होगा वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। log है, log क्या देता है, पूरा रियल नंबर, सही बात है, तो डिफाइन है ही। लेकिन log को डिफाइन होने के लिए, log फंक्शन है ना, इस log को डिफाइन होने के लिए जो इसका बाद जो फंक्शन है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तभी log डिफाइन होगा। log नेगेटिव डिफाइन नहीं होता है। मतलब एक कंडीशन यहाँ पे मिल गया, वो कंडीशन क्या मिला कि x² - 2x + 2 का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी log डिफाइन होगा। ठीक, अब देखो x² - 2x + 2 है तो +1 लिख सकते हैं ना। ठीक, तो x² - 2x + 1 को क्या लिखेंगे, x - 1 का होल स्क्वायर और +1। अब देखो x - 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और +1 कर दो तो हमेशा पॉजिटिव होगा ही ना। मतलब ये जो चीज आ गया ये हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। x - 1 का होल स्क्वायर +1 जो है ये हमेशा 1 से बड़ा ही होगा, क्योंकि 1 प्लस हो रहा है और कुछ पॉजिटिव नंबर्स, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। तो इसका मतलब है कि जब ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो 0 से बड़ा होगा ही, 0 से बड़ा होगा ही, मतलब डिफाइन होगा ऑलवेज। x का वैल्यू कुछ भी रख लो, ये वैल्यू 1 से बड़ा देगा, 1 से बड़ा देगा, डिफाइन होगा। तो इसका मतलब डोमेन क्या हो गया, डोमेन हो गया पूरा रियल नंबर। मतलब x का वैल्यू कुछ भी रख लो, मिल गया डोमेन। अब जैसे डोमेन मिला, अब देखो रेंज फाइंड करते हैं। जब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू x² - 2x + 2, इसका वैल्यू क्या आ गया, 1 से ग्रेटर। अब इसमें log ऑफ लगाते हैं, log 2x² - 2x + 2 का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा log ऑफ 1/2। ठीक, log ऑफ 1 से ग्रेटर होगा, तो मतलब किससे ग्रेटर हो जाएगा, log ऑफ 1 का वैल्यू 0 होता है। मतलब log ऑफ 2x² - 2x + 2, इसका जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। ठीक, अब यही चीज रखते हैं tan इनवर्स में। जब tan इनवर्स में रखेंगे तो देखो tan इनवर्स इसका ग्राफ क्या होगा, tan इनवर्स का ग्राफ याद है, tan इनवर्स x का ग्राफ ये हो गया π/2, ये हो गया -π/2, और यहाँ से ऐसे आया ऐसे चला गया ऐसे, ये tan इनवर्स x का ग्राफ हो गया। अब इस tan इनवर्स x में रखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x में रखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ग्राफ क्या मिलेगा, देखो यही मिलेगा ना, 0 से लेकर π/2 तक, तो 0 से लेकर π/2 तक y मिलेगा। तो यहाँ पे अगर रखेंगे tan इनवर्स, तो tan इनवर्स log ऑफ बेस 2 x² - 2x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू tan इनवर्स 0 है ना। तो इसका मतलब इसका जो वैल्यू हो tan इनवर्स 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, मतलब 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। तो 0 से बड़ा हो कहाँ तक, π/2 तक, उससे बड़ा तो हो नहीं सकता है। यही हो गया रेंज इसका। तो रेंज क्या हो गया, रेंज इक्वल टू 0 से लेकर π/2 तक, 0 में क्लोज, π/2 में ओपन, बन गया ऐसे। तो ये हो गया क्वेश्चन 17 डोमेन रेंज। नोट कर लो इसको अच्छे से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18, y = sin इनवर्स x + cos इनवर्स x + tan इनवर्स x, इसका डोमेन फाइंड करना है। तो सबका डोमेन फाइंड करते हैं अलग अलग, लास्ट में इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो sin इनवर्स x का डोमेन -1 से लेकर 1 तक, cos इनवर्स x का डोमेन -1 से लेकर 1 तक, और tan इनवर्स होता है पूरा रियल नंबर। ये तीनों के इंटरसेक्शन लो, यही आएगा ना -1 से 1 तक, तो हो गया डोमेन। तो डोमेन हो गया इसका -1 से लेकर 1 तक। अब रेंज फाइंड करते हैं। तो जब डोमेन हो गया -1 से लेकर 1 तक, मतलब x का वैल्यू -1 से 1 तक हो गया। ठीक है, अब देखो y = लिखा हुआ है sin इनवर्स x + cos इनवर्स x + tan इनवर्स x। तो sin इनवर्स x + cos इनवर्स x तो π/2 होता है, -1 से 1 तक में, -1 से 1 है, तो इसके प्लेस पे क्या लिख देंगे, π/2। तो y = आ जाएगा π/2 + tan इनवर्स x, इतना गया। अब जब x का वैल्यू -1 से 1 तक है तो हम लोग tan इनवर्स x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्या। जब x का वैल्यू -1 से लेकर 1 तक है तो tan इनवर्स x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, ये होगा tan इनवर्स -1 से लेकर tan इनवर्स 1 तक, और tan इनवर्स -1 का वैल्यू क्या होता है, -π/4, और ये होता है π/4।
ठीक। अब इसमें π/2 ऐड कर दो, क्योंकि tan इनवर्स x का वैल्यू मिल गया -π/4 से लेकर π/4 तक। अब π/2 ऐड कर दो तो लिखेंगे π/2 प्लस tan इनवर्स x, ये कितना होगा π/2 प्लस π/4, यहाँ पे होगा क्या π/2 माइनस π/4, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3π/4 और ये होगा π/4। तो जो π/2 प्लस tan इनवर्स x है उसका वैल्यू आ गया π/4 से लेकर 3π/4 तक। यही हो गया किसका वैल्यू, y का वैल्यू, मतलब हो गया रेंज। तो रेंज मिल गया π/4 से लेकर 3π/4 तक, बन गया ऐसे। तो ये अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। इसका डोमेन हो गया -1 से 1 और रेंज हो गया π/4 से लेकर 3π/4 तक। ओके, नोट कर लो इसको। अब है क्वेश्चन नंबर 19। इफ f एक फंक्शन है r2 0 से π/2, ये डोमेन ये कोडोमेन, एंड डिफाइन किया गया fx इक्वल टू tan इनवर्स x² प्लस 2x प्लस अल्फा, ये डिफाइन किया गया है। और दिया हुआ कि fx ये जो फंक्शन है इज ऑन टू फंक्शन है, तो अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है। तो ऑन टू फंक्शन याद आ रहा है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन होता है जिसमें रेंज इक्वल टू कोडोमेन, मतलब अगर फंक्शन a से b गया है तो उसका जो रेंज होगा वो पूरा b का एलिमेंट, मतलब यहाँ जो 0 से π/2 ये कोडोमेन है, और ऑन टू होने के लिए इस फंक्शन का जो रेंज होगा वो ये कोडोमेन का इक्वल होना चाहिए, मतलब रेंज क्या होना चाहिए 0 से π/2। अब देखो tan इनवर्स है ना, तो tan इनवर्स x का ग्राफ कैसे, अभी बताए ना, tan इनवर्स x का ग्राफ ऐसे, ये tan इनवर्स का ग्राफ, तो बोल रहा है कि इसका जो रेंज होना चाहिए 0 से π/2 तक होना चाहिए, मतलब ये वाला 0 से π/2 तक होना चाहिए। तो 0 से π/2 कब होगा, जब x का वैल्यू क्या होगा 0 से ग्रेटर, x का वैल्यू 0 से ग्रेटर होगा तो उसमें tan इनवर्स x क्या देगा 0 से π/2, मतलब x² प्लस 2x प्लस अल्फा का जो वैल्यू है वो 0 से इन्फिनिटी तक होना चाहिए, मतलब यहाँ पे x² प्लस 2x प्लस अल्फा का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना, इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे 0 में क्लोज है। अब π/2 तो ओपन रहता ही है ना, π/2 ओपन रहता ही है, तो x² प्लस 2x प्लस अल्फा का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इस केस में डिस्क्रिमिनेंट क्या लिखेंगे, ये तो क्वाड्रेटिक है ना, इस क्वाड्रेटिक में डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, या तो ग्राफ ऐसे बनेगा टच करेगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, या फिर ऐसे ऊपर भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, तभी ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, डिफाइन हो ही जाएगा, है ना। देखो तो क्या लिखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन इक्वल टू 0, या तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन होगा या डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा, यही केस बनेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट इसका लेस देन इक्वल टू 0 होगा, डिस्क्रिमिनेंट लिखते हैं b² मतलब 4 माइनस 4ac माइनस 4 अल्फा लेस देन इक्वल टू 0, ठीक। तो 4 कॉमन लेंगे 1, तो ऐसे इधर ले जाएंगे ना, 4 अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 4, सो अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा अल्फा बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी, मतलब अल्फा का वैल्यू 1 से ग्रेटर होना चाहिए। अल्फा का वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा तो डिस्क्रिमिनेंट ये सेटिस्फाई करेगा, और डिस्क्रिमिनेंट जब ये सेटिस्फाई करेगा तो ये जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा और फंक्शन बन जाएगा ऑन टू। क्लियर हो गया ना, बस ऑन टू से यहाँ पे यही मतलब था कि इसका रेंज इक्वल टू कोडोमेन मतलब 0 से π/2 होना चाहिए, बस हो गया।